Yes, beta, we are going to start today's lecture. In the previous class, what we had done, we were we have done exothermic reaction. So, क्या होती है exothermic reaction? The reaction which occur by the release of heat energy. मतलब वो reaction जिसमें reaction होने के बाद heat release होती हो, यानी surrounding गर्म हो जाए. जैसे ये है क्विक लाइन, इसको आप पानी में डालो, पानी में डालोगे तो ये बनाएगा स्लैग लाइन, साथ में ये हीट रिलीज करेगा. तो जब आप इसका बीकर पकड़ के देखोगे ना तो आपको ये बीकर गर्म लगेगा. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन बाय द नेम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फिर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था और रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी. इसकी एग्जांपल हम आज अपने लेक्चर में जब आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगी. अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट टाइम का क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम वायर शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. तो इसका रीज़न हमने दिया था वाई शुड बी क्लीन, क्योंकि जो मैग्नीशियम वायर है इसके ऊपर जो ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर आ जाती है. तो ऑक्साइड और कार्बोनेट की लेयर आने के कारण ये जो मैंने ऐसे बना के दिखाया तो ये बर्न नहीं करता. तो जब हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं तो जो इसकी लेयर है ये हट जाएगी, तो सिंपल मेटल हो जाएगी. फिर आप जलाओगे तो ये जल जाएगा और जलने पे जो ये फ्लेम देगा उस फ्लेम को हम कहते हैं वाइट डैजलिंग फ्लेम. जलने के टाइम पे जो ये फ्लेम देगा दैट फ्लेम इज कॉल्ड वाइट डैजलिंग फ्लेम. और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा एंड में. तो हम इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? बैलेंसिंग हम सीख चुके हैं फिर प्रीवियस क्लास में कि मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, ये बर्न करके बनाएगा MgO. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. जो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है इट इज इन पाउडरी फॉर्म. सो टेक केयर ऑफ दिस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में इन टेक्स्ट का. अब इसके बाद हमने बैलेंसिंग सीखी थी, अपना बैलेंसिंग वगैरह की हमने प्रैक्टिस भी की थी और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. तो अब हम चैप्टर में आगे चलते हैं. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी नो that a chemical reaction has taken place or not. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई. तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जब भी आप कोई रिएक्शन करोगे उसकी आप कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लो. ऑब्जर्वेशंस में क्या है? तो हमने लिखा है बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. मतलब आप इनमें से इन 5 चीजों में से दो या दो से कुछ, इन 5 में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा. जैसे चेंज इन स्टेट, जैसे आप दूध से दही बनाओ तो दूध आपका जो लिक्विड फॉर्म में होता है, दही बनाओगे तो थोड़ा सा सेमी सॉलिड सा हो जाता है तो स्टेट चेंज हो जाती है. चेंज इन कलर, तो जब भी आप रिएक्शन करोगे तो हो सकता है आपका कलर चेंज हो जाए. फिर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब आप रिएक्शन कर रहे हो उसमें बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस. इसी तरह से है चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है या तो बीकर ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, जैसे हमने अभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा है. और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है इसको समझो. मान लो हमने कोई रिएक्शन की, रिएक्शन करते हुए कोई चीज़ नीचे सेटल हो गई तो सेटल हो जाने को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. और इसको सिंपल तरीके से समझो, पानी लो, पानी में सैंड डाल दो तो सैंड नीचे बैठ जाती है ना. तो ऐसा कुछ हो जाए रिएक्शन में कि नीचे कुछ बैठ जाए, इनसॉल्युबल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट. तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. तो इसका आंसर है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. तो ये कौन सी ऑब्जर्वेशन? नंबर 1, चेंज इन कलर, कलर में कुछ चेंज हो रहा हो. चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. जैसे आयरन की ना कील होती है, लोहे की नील, आयरन नील, तो जब ये खराब हो जाती है तो इसका कलर ब्राउनिश सा हो जाता है ना. यानी लोहे का जो भी सामान बना हो जब वो खराब होने लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर चढ़ जाती है. सो दैट इज चेंज इन कलर. तो कहीं पे गैस बन रही हो, रिएक्शन हो रही है और गैस बन रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस बन रही है या कोई और गैस बन रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस. बीकर ठंडा या गर्म हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर. प्रेसिपिटेट मैंने बता दिया. अब इसी की कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जैसे मैंने बताया ना कि प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, द रिएक्शन इन विच
वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल इन नेचर। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि पानी में सैंड डाल दो तो सैंड नीचे बैठ जाती है, यानी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन करते हुए जो प्रोडक्ट है वो नीचे बैठ गया या सॉलिड इनसॉल्युबल हो गया, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए अब आप इसे नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि how do we know that a chemical reaction has taken place or not। और हमने इसमें पढ़ा कि इसमें कुछ 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ भी हो रहा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो रहा हो तो केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो देखो मैं इसका ना मतलब समझाता हूँ, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखी, यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि मैग्नीशियम वायर है, हमने इसको जला दिया, जलाना मतलब O2 से रिएक्ट करवा दिया, तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये फॉर्मूले आप जब ये लिख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, 9th की नॉलेज से हो रहे हैं सारे। अब इसको मैं बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस हो गया। अब मैं बोलूँ कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को देख के बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है आपको। तो आप देख के बता सकते हो सिंपल कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों की रिएक्शन हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैं पूछूं और इन्फॉर्मेशन बताओ, तो और इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम बता दें। बट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका आंसर है बाय यूजिंग फॉलोइंग नोटेशंस। अब ये नोटेशंस कौन कौन सी हैं देखो जरा, अभी अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ बाय मेंशन द केमिकल, यहाँ बाय यूजिंग फॉलोइंग नोटेशंस। नोटेशंस में क्या है, जैसे जी, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड, ए क्यू फॉर एक्वस, एस फॉर सॉलिड रिस्पेक्टिवली। अगर मैं अपनी रिएक्शन में ये वाले सिंबल्स यूज करूँ, जैसे एस, एस फॉर सॉलिड, जी, जी मतलब गैस, एल नोटेशन यूज कर सकते हैं, दिस इज लिक्विड। वी कैन यूज ए क्यू, ए क्यू स्टैंड्स फॉर एक्वस। एक्वस होता है जैसे कोई केमिकल को पानी में डाल दो, कोई सॉल्ट है उसे पानी में डाल दो, दैट इज कॉल्ड एक्वस। फिर आप अपवर्ड एरो यूज कर सकते हो। अपवर्ड एरो का मतलब है गैस एस्केप, यानी गैस बाहर निकल गई। डाउनवर्ड एरो यूज कर सकते हो। डाउनवर्ड एरो का मतलब है पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम एक ये ट्राइंगल का सिंबल यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल के सिंबल का मतलब है कि हमने हीट किया है। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो हम अपने रिएक्शन में यूज करेंगे, जिनको यूज करके हमारी केमिकल जो रिएक्शन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब अगर मैं इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाऊं तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनेगी। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के, सर Mg फॉर मैग्नीशियम, O फॉर ऑक्सीजन। हाँ जी, तो Mg के साथ हम S लगा देंगे, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड। ये ऑक्सीजन गैस होता है, इसके साथ हम G लगा देंगे। और ये पाउडरी फॉर्म है, पाउडरी फॉर्म को भी हम सॉलिड कैटेगरी में रिज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो गई। तो अब ये क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू मेक योर इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो इसका आंसर है बाय यूजिंग फॉलोइंग नोटेशंस। तो इतनी बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी आपने, ये मैंने नीचे नीचे जो लिखा है इतना लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉलोइंग नोटेशंस। नोटेशंस का मतलब ये होता है कि कोई सिंबल साथ में अरेंज करना, जैसे एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड, ए क्यू फॉर एक्वस, अपवर्ड एरो गैस रिलीज्ड यानी गैस निकल गई बाहर, एंड डाउनवर्ड एरो पीपीटी एंड ट्राइंगल हीट। इसके अलावा और भी सिंबल्स होती हैं, धीरे धीरे आप सीखेंगे। एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई जिसमें आपको पता चल जाएगी और इक्वेशन इज मोर इन्फॉर्मेटिव। एक एग्जांपल नंबर 2, let us say you have calcium carbonate, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये मैंने एरो के ऊपर इस तरह से ट्राइंगल लगाया और यहाँ पे S लिखा। बताओ इसका मतलब क्या है, आगमजोत बताओ। अगर मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट S, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है बेटा आगमजोत, इसका मतलब सॉल्व सर सॉलिड। और ये ट्राइंगल लगाने का मतलब क्या किया है मैंने,
हीट। हीट करूंगा तो ये इस तरह से रिएक्शन करता है और CO2 बनाएगा। अब जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड होता है और CO2 होता है हमारा गैस। चलो बेटा अब कॉपी में लिखो। अब आपने कॉपी में क्या लिखना है जरा देखो ध्यान से। आपने कॉपी में पहले तो ये क्वेश्चन लिखना है, हाउ कैन वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। पहले तो ये क्वेश्चन लिखना है। आंसर में आपने लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है यहाँ से, यहाँ पे मैंने जितना ये इतनी बड़ी थ्योरी लिखी है ना ये कुछ नहीं लिखना। आंसर में सिंपल लिखना है, बाय यूजिंग फॉलोइंग नोटेशंस, उसमें आप ये लिख लो बस। और उसके बाद ये दो एग्जाम्पल लिख लो, दैट्स इट। चलो जल्दी लिख के मुझे डन बोलो। Now see here. Here you are able to see few questions given for balancing. Few questions given for balancing. अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। अब यहाँ पे बैलेंसिंग में क्या है कि यहाँ पे आपको ना इक्वेशन नहीं दी हुई, आपको इक्वेशन भी खुद ही बनानी है, बैलेंस भी खुद ही करना है। तो मैं इसको वन बाय वन आपको करवा देता हूँ, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका ठीक है कि नहीं। देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। जब मैं बोलता हूँ ना हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन मतलब प्लस हो जाता है। गिव्स, गिव्स का मतलब ये एरो आ जाएगी और प्रोडक्ट बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो कैसे बनेगा, H2, हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, क्लोरीन को O2 कहते हैं, अपना Cl2। क्लोरीन इज कॉल्ड Cl2 और ये कंबाइन होके क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये मेरी सारी 9th की नॉलेज यूज हो रही है। हाइड्रोजन को हम H नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ना कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, हाइड्रोजन को H लिख देते हैं। H तो उसका सिंबल है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2 है, इसे याद रखना। जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। मैं बता रहा हूँ उसको याद रख लो कि मान लो आगे आगे बैलेंस करो तो हाइड्रोजन लिखा होगा तो आपने H2 लिखना है। बट ये हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये आपने 9th में पढ़ा है फॉर्मूला मेकिंग। तो H प्लस Cl नेगेटिव बन गया HCl। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस सर के मैंने स्टेप बताए जो थे। ये क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन, सर ये अभी। इसमें क्या करना है, तो आपका क्वेश्चन कट गया बीच में ही। बोलो अरमान। चलो मैं फिर से जब कनेक्ट होंगे बता देंगे, अभी ये समझो। सर जो ये आपने अभी क्वेश्चन लिखवाया ये भी लिखना है हाँ जी बेटा, क्वेश्चन। सब लिखना है। अगर ऑलरेडी कर चुके हो, ये होमवर्क में दिया था तो मत करना, अदरवाइज इसको कर लो। हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, क्लोरीन Cl2। अब इसको बैलेंस करने का तरीका है कि इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना है, सेम वहीं पे बैलेंस नहीं करना, HCl। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूं तो देखो ये बैलेंस हो गया। ये सबसे सिंपल इक्वेशन थी बैलेंस करने की, और पेपर में ऐसे आ सकता है, वर्ड इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे बैलेंस करो। तो आपने वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग का रूल आपको याद है, 2 बार इक्वेशन लिखो और फिर सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। नाउ सी द अनदर केस। इसको बेटा साथ साथ नोट करते रहो। नाउ लेट्स सी द सेकंड केस। अब देखो सेकंड केस क्या है हमारा, लेट्स ट्राई। सेकंड केस है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, बताओ बेटा 9th क्लास की नॉलेज लगा के। बेरियम क्लोराइड बनता है सर BaCl। BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2SO4 3। ये सारा 9th में सिखाया हुआ है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आयंस याद करने जरूरी हैं। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट ये हो गया। अब ये कह रहा है क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3। तो पहले तो ये इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये बोल रहा है ना कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, और आपको आपको जो दिया हुआ है वो वर्ड इक्वेशन दिया है, तो पहले उसको इक्वेशन में चेंज करो अनबैलेंस्ड में, दैट इज स्केलेटल इक्वेशन, फिर उसको बैलेंस करो। अब आप देखो यहाँ पे SO4 3 बार है और यहाँ पे SO4 1 बार है और यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है और यहाँ पे क्लोरीन 3 बार है। तो बैलेंसिंग का रूल, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसको हम दोबारा लिखेंगे, यहीं पे बैलेंस नहीं करेंगे। BaCl2, Al2SO4 3 और ये बनेगा BaSO4 प्लस AlCl3। अब हम बैलेंस करते हैं। SO4 3 टाइम है तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, मैं बीच में नहीं कहीं भी लगा सकता, हमेशा आगे ही कोई भी हम नंबर लगा सकते हैं, ऊपर नीचे बीच में नहीं लग सकता। जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया, SO4 तो 3 हो गया,
ठीक है। उसके बाद बेरियम भी 3 हो गया। जब बेरियम 3 हो गया तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। सर आगे वाले भी रिम के आगे लगेगा। वैसे ही यहाँ पे 3 लगाया तो हमारा ये क्लोरीन हो गया 6, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 3 है तो मैंने यहाँ पे लगाया 2। तो इस तरह से ये बैलेंसिंग करनी है और प्रैक्टिस करके आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बैलेंसिंग बेटा बिल्कुल नहीं आएगी, इस चीज का आप ध्यान रखें। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाई। ग्लूकोज, है ना। अब इसको समझो। अब देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो इसको समझ लो हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Respiration is an exothermic process या reaction. Why? तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, because during respiration glucose combines with oxygen। देखो हम खाना खाते हैं तो खाना जब हमारी बॉडी में पच जाता है तो उसका ग्लूकोज बनता है, और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं आपस में, कंबाइन हो जाते हैं, मतलब बर्निंग रिएक्शन हो जाती है एक तरह की हमारी बॉडी के सेल्स में, और यहाँ पे बनती है एनर्जी। एनर्जी बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हाई, तो आप आंसर लिखेंगे बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म एनर्जी। अब देखो इसकी रिएक्शन भी आपको याद करनी पड़ेगी। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो जब ग्लूकोज वॉट ऑक्सीजन से कंबाइन होएगा, यानी बर्निंग रिएक्शन हो गई ना, किसी के ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना मतलब बर्निंग रिएक्शन, एक तरह की बर्निंग रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये बनाएगा CO2, हमारी बॉडी से CO2 बाहर निकलती है, साथ में वाटर भी बनता है और साथ में बनती है एनर्जी। तो ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ये अगर रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आपको नंबर मिलने के चांस कम है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हाई, तो आप बताइए बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन glucose combines with oxygen in the cells of our body to form energy। और ये रिएक्शन दे दो। अब यहाँ से आप ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद कर लो। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, CO2H2O बन रहा है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसके बाद मैंने एक नोट लिखा है। नोट मीन समथिंग इंपॉर्टेंट जो हमने याद रखना है। क्या लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जैसे किचन में वेजिटेबल वेस्ट होता है या वेजिटेबल मैटर होता है, उसको खराब होने के प्रोसेस में कंपोस्ट बनता है, और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है, कीप इन माइंड। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज डन बाय बैक्टीरिया वगैरह। तो ये प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कई बार हम MCQ में पूछ सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से MCQ बना के भी पूछा जा सकता है। चलो बेटा इसे नोट करो, 1 मिनट देता हूँ जल्दी। लो बेटा देखो, अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 तरह की रिएक्शन पढ़नी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी। एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दो तो CO2 बनेगा, यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन। CaO को पानी में डाल दो तो आपको CaOH2 मिलेगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये आपको याद हो गया होगा, ये हम अपने पीछे पढ़ लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने टॉपिक पे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक चीज याद रखना कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, साथ में हीट रिलीज होती है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं तो जनरली देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक।
टेक केयर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है और रिएक्शंस मैंने ली हुई है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिएक्शन का मतलब क्या है। टॉपिक है हमारा ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसे हीट करूं तो ये टूट जाएगा, CaO एंड CO2 में टूट जाएगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये रिएक्टेंट है, दिस इज योर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हमने हीट किया तो ये टूट गया, टूट के दो प्रोडक्ट्स को मिनिमम बनाएगा, बनाएगा दो से ज्यादा भी बना सकता है। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सुटेबल कंडीशन में स्प्लिट हो जाए टू और मोर पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप ये अभी एक एग्जांपल कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच single product, single reactant, the reaction which single reactant under suitable conditions, suitable condition होता है heat, electricity या sunlight, split to form two or more product। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये रिएक्टेंट है, इसको हमने हीट किया तो ये दो पार्ट में टूट गया, दो से ज्यादा में भी टूट जाते हैं कई, तो उसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डिटेल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनी डीकॉम्पोजिशन की, रिएक्शंस, लिखते जाओ बेटा साथ में, रिएक्शंस इन विच a reactant under suitable condition, under suitable condition का मतलब होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से सुटेबल कंडीशन। स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट टू फॉर्म two or more products, इसे हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन।